प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में भी थ्योरी ख़त्म हो चुकी थी और थ्योरी ख़त्म होने के बाद में 10 न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो चुके थे पार्ट नंबर 6 में। अब ये पार्ट 7 स्टार्ट हुआ है। इसमें हम अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है ये 11। प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसमें जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, फिर पूछा गया है वो लिख लेंगे और फिर एक फार्मूले का चुनाव करेंगे, फार्मूले में मान रखकर और वैल्यूज़ निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। तो दो आवेश हैं, एक तो है 3 माइक्रो कूलाम और दूसरा आवेश है -2 माइक्रो कूलाम, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। तो इसकी सिचुएशन पहले हम बना लेते हैं। तो जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे, दिया है। तो एक तो दिया है पहला आवेश, यानी इसका चित्र ही बना लेते हैं। इस तरह से हैं दो आवेश, पहला वाला है 3 माइक्रो कूलाम और दूसरा है -2 माइक्रो कूलाम। दो आवेश हैं और एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी टोटल दूरी है यह एक आवेश से दूसरे आवेश तक की दूरी है 2 मीटर। आगे लिखा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात कीजिए। तो अब ये कहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, तो विचार कीजिए। देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी है 2 मीटर। अब इन दोनों से ही 1 मीटर की दूरी पर बिंदु देखिए कहां पर होगा। इस आवेश से भी 1 मीटर की दूरी हो और दूसरे आवेश से भी 1 मीटर की दूरी हो, वो बिंदु स्पष्ट है कि बीचों बीच आ रहा होगा। मान लीजिए कि ये बिंदु P है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला आवेश ये है, पहले आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी दूर की ओर होगी, यानी ये E1 मान लीजिए। और दूसरा आवेश होगा, उसके कारण भी यहीं पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वो पास की ओर होती है। तो धनावेश के कारण हमेशा दूर की ओर होती है, तो यानी दूर की ओर हो गया। और माइनस आवेश के कारण उसी बिंदु पर अगर निकालते हैं तो वो ऋणावेश के कारण उसके पास की ओर होती है, तो ये इस दिशा में होगी, यानी ये हो जाएगी E2। तो E1 और E2 दोनों ही पास की ओर होंगे। तो E1 और E2 को मान निकाल लीजिए और देख रहे हैं कि दोनों ही सदिश एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर आएगा E1 + E2। तो पहले हम E1 और E2 के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो आवेश दिए हुए हैं 3 माइक्रो कूलाम और 2 माइक्रो कूलाम के जो आवेश हैं ये माइक्रो कूलाम में दिए हुए हैं, इनको कूलाम में बदलना होगा, यानी 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। यानी पहला आवेश दिया हुआ है Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलाम, या कहें कि 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। और दूसरा आवेश दिया हुआ है Q2 बराबर, यानी ये है दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम, या कहें कि 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये दिए हुए हैं। तो E1 वाला बराबर निकाल दीजिए। E1 बराबर सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई ε0 और Q1/r²। r² का मतलब इस आवेश के कारण इस बिंदु तक की दूरी, जो कि 1 मीटर होगी। पहले से ही प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इधर भी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक है। दोनों तरफ से 1-1 मीटर की दूरियां हैं। तो ये मान रख देंगे, मान निकल के आएगा 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1, यानी पहला आवेश जो कि दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6 और बटे r², यानी दूरी है 1 मीटर, उसका वर्क कर देंगे तब भी 1 ही रहेगा। और
बराबर इसे 9 × 27 गुणा 10 पे घात आएगा, 10 पे घात 9 है, 10 पे घात -6। हल करेंगे तो 9 में से ये 6 माइनस के होने के कारण घट जाएंगे और 3 बचेगा। इतना आ जाएगा, इतना आएगा न्यूटन प्रति कूलम आएगा। और किधर को आएगा, E1 का मान जो है वो किधर को है, -2 माइक्रो कूलम की ओर है। तो यहाँ लिख भी देंगे -2 माइक्रो कूलम की ओर। ठीक है। ऐसे ही E2, यानी E2 बराबर निकालेंगे तो फिर से यही फार्मूला रखेंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और अब की बार दूसरा आवेश आ जाएगा Q2/r², 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा Q2 यानी दूसरा आवेश, 2 गुणा 10 पे घात -6। दूसरा आवेश ये रखा, यानी ये लिखा हुआ है 2 गुणा 10 पे घात -6। हाँ, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है। हाँ, तो इतना हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 पे घात 9 और 10 पे घात -6। 9 में से ये 6 घट जाएंगे, यानी 3 आ जाएंगे। यानी E2 बराबर आ गया 18 गुणा 10 पे घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। और इसकी भी दिशा होगी -2 माइक्रो कूलम की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब परिणामी निकाल देंगे। हाँ, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी E बराबर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे E1 + E2। ये क्लियर हो गया होगा जोड़ क्यों गए हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E1 भी इसी दिशा में है, E2 भी इसी दिशा में है। दो सदिश जब एक ही दिशा में होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, और यदि विपरीत दिशा में होते हैं तब वो घट जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए जोड़ देंगे, यानी E बराबर निकलेगा E1 का मान है, यानी 27 गुणा 10 पे घात 3 प्लस E2 का मान निकाल चुके हैं, अभी निकाला, ये निकला हुआ है 18 गुणा 10 पे घात 3, 18 गुणा 10 पे घात 3, दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 10 पे घात 3 10 पे घात 3 ये कॉमन आ जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा 27 + 18 और गुणा 10 पे घात हो गया 3, ये कॉमन। जोड़ दीजिए 7 8 15 और ये हो जाएगा 4 गुणा 10 पे घात आ जाएगा 3, इतने न्यूटन प्रति कूलम ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसे यदि और आगे लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, दशमलव लगा दें, 4.5 गुणा 10 पे घात आ जाएगा, दशमलव इसमें लगा देंगे तो एक घात बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा 4 न्यूटन प्रति कूलम। और इसकी दिशा क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि प्रश्न में हमारे में पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा। देखिए यहाँ पर चित्र में जब E1 की दिशा इधर को है, E2 की दिशा भी इधर ही को है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी दिशा में होगा, यानी -2 माइक्रो कूलम की ओर। तो यहाँ पर लिख देंगे दिशा जो हो जाएगी, एक तो इतना तो आ गया आंसर, ये हो गया आंसर, और दिशा में लिख देंगे, क्या लिखना है, -2 माइक्रो कूलम की ओर। हो गया, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। प्यारे बच्चों, फिर से हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं, और जैसे ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो के नोट्स
आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक दिया होगा पीडीएफ नोट्स के नीचे एक लिंक दिया होता है, उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे नोट्स, इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। इसी प्रकार से नीचे एक और लिंक दिया रहता है, वो होता है नेक्स्ट वीडियो। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो देख रहे हैं आप, भाग 7 देख रहे हैं, पार्ट 7 देख रहे हैं, अगर इसमें जाकर अगर नेक्स्ट वीडियो पे दबाएंगे तो पार्ट 8 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 है, लिखा हुआ है थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा प्रश्न। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हो गया है P। तो दो आवेश हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कह के इन्होंने आवेश दे दिए, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ही आवेश बराबर होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पहले बना लीजिए, ये द्विध्रुव बन गया। पहला आवेश इलेक्ट्रॉन का है, यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर यानी पहला आवेश ये रहा। कितना आवेश है? -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरा आवेश जो होगा, दूसरा आवेश है इतना ही प्लस आवेश, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश दिए हुए हैं। इनके बीच की दूरी भी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी ये 2L हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है? दिया है, यानी 2L बराबर दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दीजिए, मीटर में बदलेंगे तो आएगा 0.53 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2L बराबर 5.3 गुणा 10⁻, देखिए दशमलव दाईं ओर खिसका है, यानी इसमें हमने गुणा कर दिया तो इसमें भाग लगेगा, यानी एक घात और माइनस की बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना हो जाएगा। और आवेश की मात्रा द्विध्रुव आघूर्ण के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, P होता है Q × 2L। तो Q का मतलब इन द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से कोई सा एक आवेश लिया जाएगा। तो आवेश की मात्रा बराबर है, ठीक है, यहां रख देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L। तो Q का मतलब आवेश, तो आवेश आप लोग देख लिया, आवेश का मान ये दिया हुआ है, दोनों ही आवेश बराबर होते हैं और आवेश का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 2L, यानी 2L का मान ये दिया हुआ है 5.3 गुणा 10⁻⁻11। गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे 16×3 48 की 8 आ जाएगा, हासिल 4, 16×5 80 और 4 84। 2 अंक के बाद दशमलव, एक अंक इसमें एक अंक इसमें, 2 अंक के बाद दशमलव, 8.48 आ गया। ठीक है, इतना आ जाएगा। और गुणा 10⁻, कितना हो गया? 10⁻⁻19 और -11, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, तो P बराबर इतना निकल के आ गया। और इसका मात्रक भी रख देंगे। मात्रक क्या होता है? कूलम × मीटर। कूलम × मीटर। ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
3.4 गुणा 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर है। तो इस प्रश्न में अब की बार हाइड्रोजन क्लोराइड अणु, तो पहले हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु किस तरह से बनता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही एक उदाहरण है। तो वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण है। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे तो दो आवेश हैं, को इस प्रकार से होता है H+ आयन और Cl- आयन, और एक ये बंध द्वारा बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इनके बीच की दूरी जो होती है वो 2L होगी। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन पर धनावेश है, उतना ही क्लोरीन पर ऋणावेश है, यानी क्लोराइड आयन है और हाइड्रोजन आयन है। तो यानी ये प्रोटॉन का आवेश हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, यानी ये प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा। तो इन पर आवेश की मात्रा तो बराबर हो जाएगी, आवेश दोनों पर ही बराबर हैं, बस आवेश की मात्राओं का अंतर है। यानी प्रोटॉन का आवेश यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ये दिया हुआ है, ये मान लीजिए। अब हम प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। देखो लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P का मान दिया हुआ 3.4 गुणा 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर ये दिया हुआ है। तो H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करो, यानी बीच की दूरी यानी 2L ये निकालना है। 2L = ? ठीक है। जबकि इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, 2L दिया था और P निकलवाया गया था, तो P = यहाँ पर ? था पहले वाले प्रश्न में। तो वही फार्मूला है, कभी वो P पूछ लेता है, अब की बार इसने P दे दिया तो 2L पूछ लिया, तो कोई अंतर नहीं है। हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला है वही फार्मूला लिख देंगे फिर से, P = Q × 2L। तो P का मान दिया हुआ है 3.4 गुणा 10⁻⁻30 = Q का मान दिया हुआ है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 × 2L है ना, ये 2L। तो 2L का मान निकालना है। तो 2L बराबर निकाल देंगे, 2L = 3.4 गुणा 10⁻⁻30 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसे हल करें अगर तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा और ये आ जाएगा 34/16 गुणा 10 पे घात, ध्यान दीजिए माइनस के ये बचेंगे 11, 30 में 0 से घटा देंगे 11 बचेंगे, माइनस के बचेंगे। इसको और सरल कर लीजिए, ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 8 बार और इधर आ जाएगा 17 बार, 17 और इसका भाग दे देंगे। अब भाग दे दीजिए तो आ जाएगा, इसका भाग दीजिए 8 दूनी 16 यानी 2.1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 गुणा 10⁻⁻11। ठीक है, इतना मीटर बचेगा, ये आंसर। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही सरल हैं, किसी भी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा रह जाता है, इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे साफ साफ दिखाई दे जाए। क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई है, यानी लंबाई का मतलब हो गया 2L, 2L का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है
क्या दिया हुआ है, लंबाई दे रखी है, द्विध्रुव की लंबाई 2L बराबर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है E बराबर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से, तो यानी थीटा बराबर दिया है 30 अंश। 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है, यानी बलाघूर्ण दे रखा है टॉ इक्वल टू 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी P बराबर पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। लिखा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी द्विध्रुव की लंबाई होती है 2L, जिसका मान दे रखा 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिया आपने। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, तो हमने लिख दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। 30 अंश पर रखा है, तो थीटा बराबर 30 अंश। 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर का बलाघूर्ण, तो 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर। थोड़ा शॉर्ट में लिखे हुए हैं, पूरा न्यूटन ना लिख के इसको हमने अब सिंबल में लिखा है, N इंटू M लिख दिया है। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, तो P निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे, इन सब में आपस में कोई संबंध जो होता हो, ठीक है, वो वाला फार्मूला हमें लगाना है। तो बलाघूर्ण टॉ इक्वल टू होता है PE sin थीटा। अब इसमें विचार करिए, देखो टॉ दिया हुआ है, P ये निकालना है, ठीक है, E का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है, रख दीजिए निकल आएगा। टॉ का मान दिया हुआ है, देखो 9 × 10⁻⁻2 बराबर P तो हमें निकालना ही है, इंटू E का मान दिया हुआ है 10⁴ इंटू साइन थीटा का मान भी 30 अंश दिया हुआ है। इसको आगे हल करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻⁻2 बराबर P इंटू 10⁴ गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। इस प्रकार से P का मान निकालें तो आ जाएगा P बराबर, तो 9 × 10⁻⁻2 गुणा 2, और ये संख्या आ जाएगी नीचे, पक्षांतर कर लीजिएगा, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, ये आ जाएगा। इसे हल कर लीजिए, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P बराबर निकलेगा। देखो यहाँ पर इनका गुणा किया गया, तो गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो P बराबर आएगा 18 × 10⁻⁻2 और बटे नीचे 10⁴ है ना। 10⁴ ये 4 हैं, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर कितने हो जाएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा P बराबर 18 × 10⁻⁻2 ऑलरेडी थे, और ये 4 भी ऊपर जाकर माइनस के हो गए हैं। तो अब हो गया P बराबर 18 × 10⁻�6। ठीक, या इसे दशमलव में लिखना चाहें तो इस प्रकार से हो जाएगा P बराबर 1.8 × 10⁻⁵, और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर, ये आंसर। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, तो नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रश्न दिख जाए साफ सा। ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न दिख रहा होगा। लिखा हुआ है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है,
जिसका एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, बराबर के आवेश हैं और विपरीत आवेश हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो एक आवेश से हमें तो मतलब रहता है, तो चाहे तो हम एक आवेश लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए कोई सा एक आवेश यूज होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, एक तो आवेश की मात्रा 1 माइक्रो कूलाम, जिसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁶ कूलाम। ठीक, हाँ, और एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये द्विध्रुव की लंबाई हो गई 2L बराबर 2 सेंटीमीटर, या कहें कि 2 गुणा 10⁻⁻² मीटर। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, यानी E बराबर 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, यानी वोल्ट प्रति मीटर। अब दो प्रश्न किए गए हैं। पहले लिखा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी P निकालो। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगा दीजिए, P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q और 2L दोनों के ही मान दिए हुए हैं ऊपर, तो रख दीजिए। Q का मान दिया हुआ है 1 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा 2L। 2L का मान है 2 गुणा 10⁻⁻², और गुणा कर लें तो आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁸ 2 गुणा 10⁻⁸ ये निकल के आ गया। तो इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा। इसका मात्रक हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है वैद्युत द्विध्रुव का पर आरोपित अधिकतम बलागुण। देखिए, अधिकतम बलागुण पूछा गया है, यानी टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैक्सिमम। तो टॉ इज इक्वल टू फार्मूला होता है PE साइन थीटा। यदि इसमें थीटा बराबर 90 रख दें तो टॉ मैक्सिमम होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे। यदि थीटा बराबर 90 तो टॉ आ जाता है मैक्सिमम इज इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 का मान 1, यानी टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा P इंटू E। अब देखिए, बस P और E के मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, यानी टॉ मैक्सिमम बराबर P और E के मान रख दीजिए। P का मान हमने अभी निकाला है 2 गुणा 10⁻⁸ 2 गुणा 10⁻⁸ इंटू E, ये E का मान ऊपर लिखा हुआ है 1 गुणा 10⁻⁵ +5 है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10⁵। तो टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू, इनका गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2 आ जाएगा, गुणा 10⁻⁸ -8 और +5, तो -3 आ जाएंगे, यानी 8 में से 5 घट जाएंगे, माइनस के ही बचेंगे। ये आंसर आ जाएगा। इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा। ये बलागुण है, बलागुण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को भी पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है, अभी तक हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे, और अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है
ये गॉस प्रमेय से संबंधित है। देखो लिखा है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो पहले आवेश जो दिया हुआ है लिख लेंगे, यानी दिया है, क्या दिया हुआ है 17.7 पिको कूलाम आवेश, यानी आवेश की मात्रा Q बराबर दिया है 17.7 पिको कूलाम, पिको कूलाम यानी PC शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी इसे इस तरह से लिख दो, यानी 17.7 गुणा 10⁻⁻12 एक पिको कूलाम में होते हैं 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है, तो ये कूलाम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे लिखा है, देखो आगे लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स जो होता है कभी घन हो या गोला हो उसकी भुजाओं पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, गोले की त्रिज्या पर या घन की भुजा पर निर्भर नहीं करता। ये कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया है 10 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण फ्लक्स होता है घिरे हुए आवेश का 1/ε0 यानी Q/ε0 ये होता है। लेकिन तो देखिए यानी वैद्युत फ्लक्स यानी φE पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और टेक्निकल है। ये लिखा है घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो प्रत्येक का मतलब है एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, जबकि हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होता है E बराबर घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी Q/ε0 होता है। लेकिन अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि घन में कितने सतह होते हैं, कितने फलक होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं घन हो या घनाभ इन सभी में 6 फलक होते हैं। जैसे अपने जिस कमरे में बैठे हुए हो उसी कमरे में गिन लीजिए, चारों तरफ देखें तो चार तो हमारी चारों तरफ की 4 तो दीवारें हो जाएंगी, 4 फलक हो गए, एक ऊपर छत और एक नीचे जमीन जिस पे हम बैठे हुए हैं। तो 4 दीवारें, एक छत और एक जमीन, टोटल फलक हो गए 6। तो ये घनाभ हो गया। कमरा हमारा ज़्यादातर घनाभ के आकार के होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं। तो जो घन होगा उसमें भी 6 ही फलक होंगे, अंतर सिर्फ इतना होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होती है, तो उसी को हम घन कह देते हैं। तो घन में भी 6 फलक होंगे। लेकिन प्रश्न ये कहता है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक का मतलब है हर सतह से कितना कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी एक सतह से पूछ रहा, हर फलक से, यानी एक फलक, हर एक फलक से। तो सिंपल सी बात है कि टोटल फ्लक्स इतना गुजर रहा है, तो एक है यानी हर सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसका 6वां हिस्सा होगा, यानी आगे 1/6 और लग जाएगा। तो टोटल फ्लक्स है Q/ε0, लेकिन हर एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो 6वां हिस्सा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 फलक हैं। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से φE बराबर 1/6 इंटू Q का मान दिया हुआ है 17.7 गुणा 10⁻⁻12 और बटे ε0। ε0 का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होते हैं। ये होता है मान, पहले से हम जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व कर लीजिए। तो देखो ये संख्या इस तरह से दी होती हैं कि जिससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कट गया, और 8.85 से जब 17.7 को काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार। चाहे तो 2 का इसमें गुणा करके देख लो, यही आ जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा 2/6। 2/6 का मतलब इस 2 से ये 6 को काट दो तो ये 3 आ जाएगा, यानी 1/3 बचा, यानी φE बराबर आएगा 1/3। इसका मात्रक भी लिख दीजिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। यही आ गया आंसर।
ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है एक वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर लिखा है 2I + 3J - 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान दिया है A बराबर -4K मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। इन वैद्युत फ्लक्स पूछा है, E और A दिए हुआ है। तो दिया है, एक तो दिया है E बराबर दिया है 2I, ये वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। E बराबर 2I कैप + 3J कैप -4K कैप और क्षेत्रफल सदिश दिया है A बराबर -4K कैप। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। वैद्युत फ्लक्स यानी फाई E निकलवाया गया है। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये दिया है और फाई E पूछा गया है, तो फाई E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगाएंगे, यानी फाई E बराबर क्या फार्मूला था हमारा, E.dA था, लेकिन dA ना देकर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो E.A आ जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन कर देते हैं तो वैद्युत फ्लक्स यानी फाई E निकल आता है। तो दोनों का अदिश गुणन करना है, E और A का। E का मान दिया हुआ है और A का मान दिया हुआ है, रख दीजिए। E का मान है 2I कैप + 3J कैप -4K कैप डॉट A का मान दिया है -4K कैप। ठीक है, तो अदिश गुणन पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, जिसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, यानी गुणा करना बहुत आसान होता है। अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, I के गुणांक का गुणा अगले सदिश के I में ही करते हैं, I के गुणांक में ही करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो पहला जो सदिश दिया हुआ है उसमें I का गुणांक 2 है, लेकिन यहाँ पर I का गुणांक है ही नहीं, यानी उसे 0 मान लेंगे। तो 2 का गुणा जब I का गुणांक यानी 0 है उसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 0 हो गया। प्लस इसी तरह से पहले सदिश में J का गुणांक 3 है, लेकिन दूसरे सदिश में J का गुणांक है ही नहीं, यानी 0 मान लेंगे। तो 3 का गुणा फिर 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। और आगे देखो, पहले सदिश में K का गुणांक है -4 और दूसरे सदिश में भी K का गुणांक है -4। तो अब गुणांकों का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस और माइनस का गुणा आएगा प्लस, और 4 चौको हो गया 16। तो इस प्रकार से फाई E का मान जो निकल कर आएगा वो हो गया 16। और इसका मात्रक रख दीजिए। मात्रक हमने अभी लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये भी होता है, और उसके अलावा एक दूसरा भी मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, या कोई सा भी रख दिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये है, या इसको वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, इसका अन्य मात्रक भी लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। इसी क्रम में अगली प्रॉब्लम लेंगे हम। अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें लिखा हुआ है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। तो इसमें भी आवेश की मात्रा दी है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। ये तो जस्ट ऊपर वाली प्रॉब्लम है जो 16वें प्रश्न में दिया हुआ था। तो जो इसमें पूछा गया था वही इसमें पूछा गया। तो इसमें भी उस प्रश्न में भी कहा था एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। यहाँ पर भी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करवाई गई है। तो इसमें आवेश दिया गया है और वैद्युत फ्लक्स पूछा गया था, दिया है। क्या दिया हुआ है, आवेश की मात्रा Q बराबर 10 माइक्रोकूलम, या लिख देंगे 10 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और
घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, ये पूछा गया है। तो फार्मूला वही है, एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो फाई ई बराबर 1/6 इंटू क्यू का मान ये दिया हुआ है यानी 10 गुणा 10⁻⁻⁶ और बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं, तो 8.85 गुणा 10⁻⁻12 ये आ जाएगा। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाई बराबर आ जाएगा, इसको चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि नीचे संख्या बड़ी हो रही है और ऊपर संख्या छोटी हो गई है, तो ऊपर वाली संख्या को और बड़ा करने के लिए 10 पे घात यहाँ पर एक और कम कर दीजिएगा और यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दो, यानी हो जाएगा फिर 100 अपॉन नीचे 6 इंटू 8.85 और गुणा 10 पे घात माइनस के 7 हो जाएगा। यहाँ पर 100 कर दिया हमने, एक जीरो बढ़ा दिया है, तो एक घात यहाँ पर कम हो जाएगी यानी -7 और ये 10 पे घात -12 है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की 12 हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा फिर 10 पे घात 5 हो जाएगा। अब 100 में भाग देना है, पहले 6 और 8.85 का करो गुणा, 6 और 8.85 का करो गुणा और उसका भाग देंगे 100 में, तो ये देखो आएगा 100 अपॉन इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 53.1 आएगा। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इतनी कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा और गुणा 10 पे घात ये आ गया 5, 10 पे घात आ जाएगा 5। अब 53.6 का भाग देना है 100 में, तो आएगा, देखिए हाँ ये निकल के आ जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है और आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 1.88 आ जाएगा गुणा 10 पे घात 5, 10 पे घात 5 ऑलरेडी है, तो इसका मात्रक भी लिख दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आंसर। ठीक, ये आंसर आ गया। ये भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो इस पेज पर देखिए, ये लास्ट प्रॉब्लम है। देखो लिखा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, अनंत लंबाई के, तो देखिए पीछे हम डेरिवेशन कर चुके हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण उसके समीप स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल चुके थे, वही वाला यहाँ पर फार्मूला लगेगा। पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हमने डिनोट किया था लैम्डा से, तो लैम्डा बराबर दिया है 10.0 गुणा 10 पे घात -8 कूलाम प्रति मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर दूर यानी r बराबर 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुणा 10 पे घात -2 मीटर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो फार्मूले पर आ जाते हैं डायरेक्ट, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये फार्मूला था। इसी को हमने मैनिपुलेट करके लिखा था। 2 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 कर दें तो यहाँ पर देखो इस तरह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी हमने क्या कर दिया, 2 का नीचे गुणा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 लैम्डा बट्टे r। ठीक है, इसमें मान भर देंगे। अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि इसी को हमने मैनिपुलेट करके ऐसा लिख सकते हैं, यानी नीचे हमने क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इतना जो मान होता है ये हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
इसका मान सीधा सीधा हम जानते हैं 9 गुणा 10⁻9 है, और लैम्डा और आर के मान हम और रख देंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा, देखो ई बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा का मान लिखा हुआ है 10 गुणा 10⁻⁻60, 10 गुणा 10⁻⁻8 बटे आर, आर का मान ये दिया हुआ है 2 गुणा 10⁻⁻2। तो देखो ये 2 से 2 तो कट गया है, इसे तुरंत का तुरंत हम काट देते हैं। अब ई बराबर देखो क्या हो जाएगा, ई बराबर निकलेगा, जो शेष संख्याएं बची हुई हैं उसे देख लीजिए, ये 9 बचा हुआ है, ये 9 गुणा 10 यहाँ पर देखो 10⁻9 है, ये देखें तो 10⁻1 है, यानी 10 हो गए 9 और 1 10, 10 में से 8 घटा दो, 10 में से ये 8 घटा देंगे तो बचेगा 10⁻2 बटे 10⁻⁻2, इतना बचेगा। अब यहाँ पर 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻2 है, और ये -2 और ऊपर जाकर ये भी प्लस हो जाएंगे, तो 10 हो जाएगा 4, तो ये निकल कर आ जाएगा। इसका मात्रक रख देंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकला है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ये आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बार से फिर से कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, तो वीडियो लाइक करें और उस पर कमेंट भी करें कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और फिर से हम कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो में जो हमने यहाँ पर पढ़ाए हैं, यही सारे नोट्स जो कॉपी पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी के हमने PDF नोट्स बनाते हैं, और डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाएंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके लिखा हुआ होगा वहाँ पर PDF नोट्स, उसके नीचे एक लिंक दिया रहता है, लिंक को जैसे ही टच करते हैं तो वहाँ पर आपको PDF नोट्स यही मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है इसके नोट्स इसी वीडियो में नीचे आपको पड़े हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और उसके नीचे लिखा हुआ होगा नेक्स्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, उसको जैसे ही टच करेंगे तो अगला वीडियो यानी पार्ट 8 आप लोगों को मिल जाएगा। इसी क्रम में हम और आप चलते रहेंगे, और आप लोग भी नियमित रूप से हमारे वीडियो देखें, हमें उम्मीद है कि आप लोगों का निश्चित रूप से भला होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।